राम राम प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर संभव एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपने बात कर रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र। इसमें आंतरिक अपवाह तंत्र जो है इसकी बात कर रहे थे। इसमें अपने गग्गर नदी को पढ़ा, कांतली को पढ़ा, काकने को पढ़ा और बाणगंगा नदी को पढ़ा। इसके बाद अपने बात करते हैं, नदी का नाम आता है साबी नदी। साबी नदी, ठीक है, साबी नदी। तो देखो साथियों, ये साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसका उद्गम जयपुर के अंदर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर शाहपुरा के पास में सेवर की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये है अपना जयपुर। इस तरह से ये अपना जयपुर है और यहाँ पे है अलवर, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये अलवर है। जयपुर के अंदर शाहपुरा के नज़दीक पहाड़ियाँ हैं, सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ। यहाँ से नदी निकलती हैं और अलवर से बहती हुई इस तरह से हरियाणा में चली जाती हैं और हरियाणा के अंदर गुरुग्राम ज़िले के अंदर पटौदी नामक कस्बे में, पटौदी कस्बा है, और नाफजगढ़ जेल में विलुप्त हो जाती हैं। नदी कौन सी है? साबी। देखो साथियों, एक नाम और आता है, इसी से मिलता जुलता है, सागी। सागी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है, ध्यान में रखना। साबी नदी आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी है और सागी अरब सागर में जल ले जाने वाली सबसे लंबी नदी जो लूणी नदी है उसकी सहायक नदी है। तो ये मैंने आपको बताया भी, साबी नदी का जो उद्गम है वो होता है सेवर की पहाड़ियों से। इसके बाद में ये अलवर ज़िले में बहती हुई नाफजगढ़ झील के अंदर विलुप्त हो जाती है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर ये पटौदी कस्बे में है। यहाँ से अपने साबी नदी को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन रहता है उद्गम कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियों से होता है। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जयपुर में है। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो साबी नदी मुख्य जिला कौन सा रहता है इसका? तो जिला रहता है अलवर, अलवर जिला, ठीक है, अलवर जिला। वैसे बहाव क्षेत्र इसका है जयपुर और अलवर दोनों में है, ठीक है। अलवर के मध्य से होती हुई निकलती हैं, हरियाणा में चली जाती हैं। अब देखो साथियों, अलवर की यदि अपनी बात करें तो यहाँ पर इस नदी के जो बहाव क्षेत्र हैं, यहाँ पे सर्वाधिक अलवर के अंदर उद्योग पाए जाते हैं और यहाँ पर शराब उद्योग भी विकसित हैं, शराब उद्योग। और इसी उद्योग के आधार पर इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड, ठीक है। इसी नदी के किनारे जयपुर के अंदर एक सभ्यता आती है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता, ठीक है, जोधपुरा सभ्यता। ये कहाँ है? जिला रहता है जयपुर और यहाँ से हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए थे। हाथी दांत के अवशेष, ठीक है, हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए थे जोधपुरा सभ्यता से, जो कि जयपुर जिले में है और साबी नदी पर है, ठीक है। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो ये साबी नदी अपना एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, प्राचीन राष्ट्रीय राजमार्ग NH8, ठीक है, जो जयपुर को दिल्ली से जोड़ता है। वैसे भारत की यदि आपने बात करें तो वित्तीय राजधानी जो है मुंबई, उसको
दिल्ली से जोड़ता है। ये NH8 नया नाम है इसका, NH48 और NH58। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको 2 बार काटती है ये नदी। साबी नदी NH8 और NH48 इस साबी नदी के समानांतर निकलता है और इस NH को 2 बार काटती है साबी नदी। ठीक है साथियों, दोबारा बता देता हूं, साबी नदी और इसका साबी नदी का यदि उद्गम की बात करें तो उद्गम रहता है सेवर की पहाड़ियां। ठीक है, इसके बाद सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे सभ्यता है जोधपुर सभ्यता। और यदि अपनी झील की बात करें तो हरियाणा में नफसगढ़ झील के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। पटौदी कस्बा है गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, बहाव क्षेत्र इसका जयपुर और अलवर में आता है। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो जोधपुर जो सभ्यता है इसके अंदर जोधपुर सभ्यता में हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, और इसी नदी का जो अन्य नाम है इसकी यदि अपनी बात करें तो ये नाम रहता है साहिबा नदी। साहिबा नदी। ठीक है, अन्य नाम इस नदी का साहिबा नदी भी है। ये थी अपनी साबी नदी। राजस्थान का स्कॉटलैंड मैंने आपको बता दिया, अलवर जिला है और यहाँ पर सर्वाधिक उद्योग हैं। शराब उद्योग भी यहाँ पे विकसित हैं और इस उद्योग के आधार पर इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है शराब के लिए। ठीक है, इसके बाद अपने आगे चर्चा करते हैं दूसरी नदी की। एक बार फिर बता देता हूँ, साबी नदी उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ नफसगढ़ में विलुप्त होती है हरियाणा में। जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर के अंदर है और जोधपुरा सभ्यता से हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए थे। इस नदी का अन्य नाम साहिबा नदी है। अलवर जिला इसका मुख्य रहता है जो राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद यदि मैं बात करूं तो दूसरी नदी रहती है रूपारेल। रूपारेल नदी है, यहाँ पे लिखता हूं रूपारेल। रूपारेल नदी। ठीक है, पहले बात करते हैं अपने इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। अन्य नाम, ठीक है, तो देखो साथियों, इसका अन्य नाम रहता है एक तो वराह नदी। वराह नदी, ठीक है, अलवर में बोलते हैं। इसके बाद रहता है लसवारी नदी। लसवारी नदी, ठीक है, और एक इसका अन्य नाम रहता है रूपनारायण नदी। रूपनारायण नदी, ठीक है। ये जो रूपारेल नदी है ये यहाँ से अलवर से थानागाजी जो तहसील है, थानागाजी तहसील, यहाँ पे है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ियाँ, यहाँ से इसका उद्गम होता है और इस तरह से बहती हुई भरतपुर में ये चली जाती हैं। और भरतपुर के अंदर एक जगह नाम है कुशलगढ़। कुशलपुर, कुशलपुर, यहाँ पर मोती झील में विलुप्त हो जाती है। मोती झील के अंदर विलुप्त हो जाती है। नदी कौन सी है? रूपारेल। इसे अलवर के अंदर वराह नदी के नाम से जाना जाता है। वराह नदी के नाम से बताते हैं भी, पौराणिक कथाएं हैं भी, वराह नाम के ऋषि का यहाँ पे आश्रम हुआ करता था, उदयनाथ की पहाड़ियाँ। तो इस नाम के आधार पे इसका नाम रख दिया गया वराह नदी। अलवर में वराह नदी के बोलते हैं और भरतपुर में इसे लसवारी के नाम से जानते हैं। लसवारी नदी, और इसी नदी को रूपनारायण नदी भी बोलते हैं। इसके बाद ये मोती झील कुशलपुर भरतपुर के अंदर विलुप्त हो जाती हैं। और यदि इसकी बात करें अपनी रूपारेल नदी, रूपारेल नदी, इसकी यदि और बात करें तो देखो साथियों, इसके अंदर यहाँ पर भरतपुर में एक सभ्यता आती है जिसका नाम है नौहा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? नौहा सभ्यता। और ये सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है।
कौन सी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता। ठीक है, भरतपुर के अंदर है नोह सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता। ठीक है, इसके बाद इसी नदी पे यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है सिकरी बांध। सिकरी बांध, इसी नदी पे बना हुआ है सिकरी बांध। भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया है, सिकरी बांध का। नोह सभ्यता बता दी, सिकरी बांध बता दिया। और यहीं पे इसी नदी पे महलों का निर्माण किया गया है, डीग महल। डीग महल, डीग महल कहाँ है? भरतपुर में है डीग महल। डीग महल, ठीक है। और इनका जो निर्माण करवाया था वो महाराजा सूरजमल ने करवाया था। डीग महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है साथियों, इसके बाद यदि अपनी बात करें मोती झील की, मोती झील, ठीक है, इसकी यदि मैं बात करूं तो इसका भी निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल ने मोती झील का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं इसी मोती झील के अंदर। ठीक है, और महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा जाता है। जाटों का प्लूटो कहा जाता है। जाटों का प्लूटो कहा जाता है महाराजा सूरजमल को। दोबारा बता देता हूँ, रूपानेल जो नदी है इसका उद्गम होता है कहाँ से? उदयनाथ की पहाड़ियाँ से। कहाँ है उदयनाथ की पहाड़ियाँ? थानागाजी तहसील अलवर के अंदर है। फिर ये पूर्व की ओर बहती हुई भरतपुर के अंदर मोती झील है कुशलपुर के पास में, वहाँ पर जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, भरतपुर में इस पे किनारे सभ्यता विकसित हुई, नोह सभ्यता, जो लोह युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में यहीं पे डीग महलों का निर्माण किया गया था। किसने किया था? महाराजा सूरजमल ने किया था, जिन्हें जाटों का प्लूटो कहा जाता है। और आगे जो मोती झील है, मोती झील के अंदर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। और इसे ही जाटों का अफलातून भी बोलते हैं। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है और जाटों का अफलातून भी बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पे सिकरी बांध का निर्माण किया गया था। भरतपुर में बाढ़ से बचाने के लिए सिकरी बांध का निर्माण किया गया था। इस नदी का अन्य नाम यदि अपने देखें तो अन्य नाम रहता है वराह नदी, अलवर में कहा जाता है। लसवारी नदी, इसे भरतपुर में कहा जाता है। और रूप नारायण नदी, यह भी इसका अन्य नाम रहता है। इसके बाद यदि अपनी बात करें आगे जो नदी रहती है उसकी यदि अपनी चर्चा करें तो नदी रहती है कुकुंद नदी। देखो अभी आज अपनी दो नदियां पढ़ चुके हैं, एक तो साबी नदी, दूसरी है रूपारेल नदी। ठीक है साथियों, दोनों का मैंने आपको बताया आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियां हैं। इसके बाद में जो तीसरी आज की नदी है वो नदी है कुकुंद नदी। कुकुंद नदी, कुकुंद नदी, इसका प्रवेश होता है बयाना भरतपुर के अंदर और भरतपुर में ही ये विलुप्त हो जाती है। बयाना भरतपुर से इसका प्रवेश होता है, प्रवेश बयाना भरतपुर से। ठीक है, और भरतपुर में ही यह नदी विलुप्त हो जाती है। इसी नदी पर बांध बना हुआ है, बंद बारेठा बांध, बंद बारेठा बांध, बंद बारेठा बांध। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराजा राम सिंह ने। महाराजा राम सिंह ने, किसने करवाया था? महाराजा राम सिंह ने करवाया था बंद बारेठा बांध का निर्माण। और ये जो बांध हैं ये भरतपुर की बयाना तहसील और रूपवास तहसील, बयाना तहसील और रूपवास तहसील
दोनों को यहाँ पे पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाता है। और भरतपुर का सबसे बड़ा जो बांध है वो यही है बंद बारेठा बांध। भरतपुर का सबसे बड़ा बांध, ठीक है। भरतपुर की बात की थी अपने मोती झील के बारे में, और यहीं पे है बंद बारेठा बांध। इसके दक्षिणी साइड में बंद बारेठा बांध, महाराजा राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बयाना और रूपवा तहसीलों को यहाँ पे सिंचाई और पेयजल आपूर्ति करवाता है ये। तो वैसे भी देखें तो भरतपुर का सबसे बड़ा जो बांध है वो बंद बारेठा बांध है। और इसी नदी जो कुकुंद नदी है, इसी नदी के किनारे जो प्रपात बना हुआ है वो है दिर प्रपात, ठीक है, दिर जल प्रपात, ये यहीं पे बना हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता रहती है भी इसमें कभी भी पानी खत्म नहीं होता, हमेशा पानी रहता है। दिर जो जल प्रपात है कौन सी नदी के किनारे है? कुकुंद नदी के किनारे है। बंद बारेठा बांध बहुत बार पूछा जाता है भी किस नदी पे बना हुआ है, तो कुकुंद नदी पे बना हुआ है। इसे कुकुंड भी बोलते हैं, कुकुंड, ठीक है, कुकुंड भी बोलते हैं इसे। भरतपुर से संबंधित दो विशेषताएं रहती हैं। देखो मुख्य, एक तो बंद बारेठा बांध भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है, और एक अभी बात की थी अपने इससे पहले जो नदी पड़ी थी मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन बोला जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भरतपुर वासियों को पेयजल व सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है, ठीक है। और बयाना और रूपवा तहसीलों को इनको जो जल उपलब्ध करवाने वाला बांध है वो है बंद बारेठा बांध। तो भरतपुर की दो बातें बता रहा हूँ भी भरतपुर का सबसे बड़ा बांध बंद बारेठा, और भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है। और यदि आपसे पूछे मोती महल कहाँ है, मोती महल, तो ये मोती महल है जोधपुर के अंदर। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग जो है उसमें है मोती महल, ठीक है। ये थी अपनी नदी कुकुंद नदी, भरतपुर के अंदर बयाना से प्रवेश करती है और बयाना और रूपवा तहसीलों को पेयजल व सिंचाई जल उपलब्ध करवाती हैं। इसके बाद यदि अपनी बात करें, जो नदी रहती हैं वो रहती हैं जुझार नदी, या बोल सकते हो जुझारी नदी, जुझारी नदी। ये नदी मुख्यतः बहती है जोधपुर के अंदर। इस जोधपुर में नदी बहती है जुझारी, ठीक है, जुझारी नदी बहती है जोधपुर के अंदर। पिपाड़, ये जो गांव है यहाँ से निकलती है, ये पिपाड़ गांव से, और मेलवा नामक स्थान पे खत्म हो जाती है। इसका उद्गम स्थल जो है, उद्गम स्थल पिपाड़ गांव कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर से निकलती हैं और समाप्ति स्थल मेलवा गांव में ये समाप्त हो जाती हैं जुझारी नदी। देखो एक तो रहती है जुझारी, एक इसी से मिलता जुलता नाम आता है जोजड़ी, जो लूणी की सहायक नदी है, ठीक है, लूणी की सहायक नदी है, ये ध्यान में रखना जुझारी। अब इसके बाद में यदि अपनी बात करें तो जैसलमेर में एक नदी बहती है रोहिली नदी, जैसलमेर में आंतरिक अपवा क्षेत्र की नदी है। और बाड़मेर में एक नदी बहती है निमाड़ नदी, बाड़मेर के अंदर नदी है निमाड़, रोहिली है जैसलमेर में। बताते हैं भी इन दोनों नदियों की वजह से 2006 में बाड़मेर के अंदर कवास में बाढ़ आ गई थी। रोहिली और निमाड़ नदियों की वजह से 2006 के अंदर कवास कहाँ है? बाड़मेर में, यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आई थी। कब आई थी? 2006 में। किन नदियों की वजह से? निमाड़ नदी और रोहिली नदी की वजह से।
ठीक है। इसके बाद अपनी बात करते हैं अभी सामर झील में जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी है। आंतरिक अपवाह क्षेत्र की सामर झील में जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, इसकी यदि मैं बात करूं तो देखो सामर झील, सामर झील पता है आपको कहाँ है, ये है सामर झील, ठीक है। और इस सामर झील में जो नदियां जल ले जाती हैं वो देखो, एक तो रहती है मेंथा, इसके बाद है खारी, खंडेल, रूपनगढ़ और कभी कभी नाम आता है तुरतमती। वैसे तो देखो 4 नदियां मुख्य रहती हैं, बट कुछ बुक तुरतमती नदी को भी बताती हैं। तो सामर झील में जल ले जाने वाली नदियां मुख्य रूप से 5 नदियां रहती हैं और ये पांचों नदियां चारों दिशाओं से अपना जल लाकर इस तरह से, ठीक है, जल लाकर डालती हैं। तो इसी के आधार पे इस सामर झील को जो प्रतिरूप माना जाता है वो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप के रूप में माना जाता है। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, सामर झील का जो प्रतिरूप है वो कैसा है, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, क्योंकि यहां आसपास से नदियां जो है सामर झील में जल लेके आती हैं और इस तरह से, तो ये जो प्रतिरूप होता है वो कहलाता है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अपसारी प्रतिरूप जो होता है वो किसी केंद्र से बाहर की ओर निकलना, ये होता है अपसारी, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप इस सामर झील को एग्जाम्पल माना जाता है। और मैंने कल की क्लास में बताया था सामर झील और केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है उसे राजस्थान में नम भूमि में शामिल किया गया है। भारत के अंदर जो रामसर स्थल है इसमें शामिल किया गया है। 2 स्थानों को, राजस्थान के 2 स्थान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक सामर झील, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं मेंथा नदी की। पहले कौन सी नदी है, मेंथा। इसका उद्गम देखते हैं कहाँ होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो है जयपुर, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। इन मनोहरपुरा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और इस तरह से बहती हुई नागौर में और यहाँ पे सामर झील में चली जाती है, ठीक है। इस नदी का नाम है मेंथा, ठीक है। इसे मेंढा नदी भी बोलते हैं, इसे मथाई नदी भी बोलते हैं, मथाई नदी, और इसे नदी को मेघना नदी भी बोलते हैं, मेघना नदी। मेंथा, मेंढा, मथाई, मेघना के नाम से भी इसे जाना जाता है और मुख्य रूप से जयपुर और नागौर में बहती हैं। इसके बाद ये सामर झील में चली जाती हैं। यहाँ पर नागौर के अंदर एक स्थान आता है जिसका नाम है नावा। यहाँ पर है नमक मंडी। क्या है, नमक मंडी। कहाँ है, नावा में। नावा है कहाँ, नागौर के अंदर। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो एक स्थान आता है यहीं पे जिसका नाम है लूणवा। लूणवा नामक स्थान नागौर जिले में है, नागौर जिले में। और ये जो स्थान है ये जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थान है, जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, ठीक है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौन सा, लूणवा। कहाँ है, नागौर के अंदर, मेंथा नदी पर, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, ये जो मेंथा नदी है ये जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उद्गम कहाँ होता है, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके बाद यदि अपने बात करें तो ये जयपुर में बहती हुई नागौर में प्रवेश करती है और नागौर से सामर झील में मिल जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी इसकी जो विशेषता रहती है वो क्वेश्चन पूछा जाता है भी सामर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है, तो नदी रहती है मेंथा। सामर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी, लवणता लाने वाली नदी कौन सी है, तो मेंथा नदी है। कौन सी है, मेंथा नदी।
उद्गम बता दिया। इसके बाद में नागौर के अंदर एक स्थान आता है नावा, जो नमक मंडी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आता है स्थान लूणवा, और ये जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसके अन्य नाम हैं मेंथा के अन्य नाम मेंढा, मथाई, मेघना, ये इसके अन्य नाम रहते हैं। ये थी आपकी मेंथा नदी। अब अपने साथियों बात करते हैं रूपनगढ़ नदी। सामर झील में जल ले जाने वाली दूसरी जो नदी है वो है रूपनगढ़। रूपनगढ़ खारी को भी पढ़ेंगे, खंडेला को भी पढ़ेंगे, तुर्तमती, ये नदियां सामर झील में जल ले जाने वाली है। सामर झील का प्रतिरूप कैसा है? अभी केंद्रीय प्रतिरूप है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी, ठीक है। इसे रूपनगर नदी के नाम से भी जाना जाता है, रूपनगर नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहाँ से निकलती है इसकी यदि मैं बात करूं तो देखो, यहां पर अजमेर के अंदर एक स्थान है कुचील नामक स्थान, कुचील नामक स्थान, यहां से निकलती हैं और इस तरह से बहती हुई और ये सामर झील में चली जाती हैं, ठीक है। कुचील नामक स्थान से निकलती हैं। नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी, ठीक है। अब देखो इसी नदी में के किनारे एक स्थान आता है किशनगढ़, किशनगढ़, और इसी किशनगढ़ के समीप है सलेमाबाद, सलेमाबाद, ठीक है। सलेमाबाद को लेके अपने क्वेश्चन पूछा जाता है। सलेमाबाद एक तो इसका अभी नया नाम रखा गया है, क्या रखा गया है? निमारक नगर, निमारक नगर। सलेमाबाद का न्यू नाम क्या है? निमारक नगर। सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? तो रूपनगढ़ नदी के किनारे हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता सलेमाबाद की यदि अपने दूसरी विशेषता देखें भी, निमारक नगर नाम क्यों रखा गया है, इसकी यदि मैं बात करूं तो ये जो निमारक संप्रदाय है इसका प्रसिद्ध स्थल है। निमारक संप्रदाय का क्या है? प्रसिद्ध स्थल का प्रसिद्ध स्थल निमारक संप्रदाय का, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, रूपनगढ़ नदी, इसे रूपनगर नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह अजमेर के कुचील नामक स्थान से निकलती हैं और अजमेर में बहती हुई थोड़ी सी जयपुर के अंदर प्रवेश करती है मामूली, और इसके बाद में ये सामर झील में चली जाती हैं, ठीक है, विलुप्त हो जाती हैं। इसके किनारे किशनगढ़ भी हैं अजमेर में, और इसके बाद में किशनगढ़ के समीप एक स्थान है सलेमाबाद। इस सलेमाबाद का नया नाम है निमारक नगर। क्यों रखा गया निमारक नगर? तो यहाँ पर है निमारक संप्रदाय की प्रधान पीठ, निमारक संप्रदाय की प्रधान पीठ हैं, या निमारक संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थल है ये, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया था निमारक नगर, ठीक है। ये थी रूपनगढ़ नदी जो सामर झील में विलुप्त होती हैं। इसके बाद यदि सामर झील की नदियों की बात करें अपनी, तो नदी रहती है खारी, खारी नदी। ये नागौर से निकलती है, अभी नागौर से निकलती हैं और सामर झील में विलुप्त हो जाती हैं। यदि मैं देखो खारी नदी की बात करूं तो खारी नदी राजस्थान में 3 अपवाह तंत्र हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाला अपवाह तंत्र, और अरब सागर में जल ले जाने वाला अपवाह तंत्र। तो खारी नदी तीनों में ही है। आंतरिक अपवाह तंत्र में सामर झील में जल जाती है। यदि मैं अरब सागर की बात करूं तो लूणी की भी सहायक नदी है खारी, लूणी की सहायक नदी है जो अरब सागर में अपना जल ले जाती है। और खारी नदी बनास की भी सहायक नदी है, बनास की भी, बट इनका जो उद्गम होता है वो अलग अलग स्थानों से होता है। लूणी की जो सहायक नदी है वो नागौर से निकलती है, बनास की जो सहायक नदी है वो राजसमंद से निकलती है,
ठीक है, और सामर झील में जो मिलती है वो नागौर से निकलती हैं। इस तरह से खारी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो तीनों में आता है। मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन बनास नदी को लेके पूछे जाते हैं, तो ये भी अपने ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो नदी आती है खंडेल नदी। ये जो नदी है ये सिक्कर से निकलती है। खंडेला की पहाड़ियाँ आपने पढ़ी थी सिक्कर में, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और सामर झील में विलुप्त हो जाती है। खंडेला की पहाड़ियाँ से निकलती हैं और सामर झील में विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद एक नदी रहती है तुरत नदी जो सामर झील में विलुप्त होती है। ये थी आपके आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियाँ मुख्य, ठीक है। साथियों, आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और थैंक यू।